Hi there, this is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be talking about IELTS Academic Writing Task 1. और जो क्वेश्चन टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा मल्टीपल ग्राफ रिपोर्ट. तो अभी तक हमने एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के लिए जितने भी टाइप्स किए हैं रिपोर्ट राइटिंग के, लाइक लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल एंड ऑल, वो सब का मिक्सचर होता है मल्टीपल ग्राफ में. तो अब हम इसमें तीन चीज़ें पर्टिकुलरली मेन डिस्कस करेंगे और एंड में हम करने वाले हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, ताकि इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर जब हम अप्लाई करेंगे तो उस तरह आंसर लिखा जाएगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू की. ओवरव्यू कुछ नहीं है, बस एक थोड़ी सी मुन्नी सी जानकारी है आपकी, इन केस अगर आपको इस ग्राफ के बारे में नहीं पता है तो. एज द नेम सजेस्ट, मल्टीपल ग्राफ रिपोर्ट क्या होती है? मल्टीपल, एज द नेम सजेस्ट, मल्टीपल का मतलब मल्टीपल ग्राफ्स हैं ये. सो इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्राफ टाइप्स. ठीक है, दो तरह के ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे. जैसे कि अगर आप नॉर्मल कोई सा भी रिपोर्ट राइटिंग करते हो एकेडमिक की, तो आपको कोई एक ग्राफ टाइप आता है और उसकी दो इमेजेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बार ग्राफ है तो बार ग्राफ की दो इमेजेस होंगी, लाइन चार्ट की दो इमेजेस होंगी. बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल मे बी आपको लाइन ग्राफ दे दिया है और साथ में पाई चार्ट, या फिर बार ग्राफ दे दिया है या फिर लाइन ग्राफ, या फिर टेबल दे दिया है, बार ग्राफ एंड सो ऑन. कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. और ये तो आपको बात पता ही है, नॉर्मल सा रूल है कि आपने कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं, इससे कम नहीं लिख सकते, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. एंड कोशिश करना कि 20 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सेकंड टास्क होता है ऐसे और उसको 40 मिनट चाहिए ही होते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, अब अगर हम बात करें टिप्स की, तो कोई ऐसी भारी भरकम टिप्स नहीं है. सिर्फ दो चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है कि आप रिकमेंडेड फॉर्मेट को ही फॉलो करें. ठीक है, अगर आप इस रिकमेंडेड फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका कोहेजन एंड कोहेरेंस बना रहेगा. तो वो तो यही होता है: इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2. ये तो बहुत सिंपल है और अभी तक याद भी हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत सारे ग्राफ्स ऑलरेडी कर चुके हैं. कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि कंक्लूजन लिख देते हैं. इसमें कंक्लूजन नहीं होता है टास्क 1 में. कंक्लूजन की जगह ओवरव्यू होता है, लेकिन वो भी लास्ट में नहीं होता, सेकंड पैरा हम डिनोट करते हैं ओवरव्यू को. सो दिस इज द फॉर्मेट दैट यू हैव टू फॉलो. एंड द सेकंड टिप जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिवली स्कैन करके. मतलब क्वेश्चन तो ऐसा कुछ होता नहीं है, एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो गिवन होता है आपके ग्राफ्स में. इसलिए ग्राफ्स को समझना बहुत ज़रूरी है. बाकी तो छोटी मोटी टिप्स होती हैं, वो तो काफ़ी नॉर्मल हैं और अभी तक आपको याद भी हो गई होंगी, तो अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. यही कि अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करनी है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ग्रामर का ध्यान रखना है, और क्या बोल सकते हैं, आपको रिपीट नहीं करने हैं वर्ड्स, कंजक्शंस, कनेक्टर्स यूज करने हैं, ऑल दैट. तो अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी में. आपने स्ट्रैटेजी में दो चीजें ध्यान में रखनी है. पहली, कि आपको 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है. क्या होता है 5 स्टेप प्रोसेस? वो होता है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन टाइप. आइडेंटिफाई का मतलब देख के पहचानोगे कि आपको कौन कौन से ग्राफ दिए हुए हैं. ठीक है, जब दो अलग अलग ग्राफ गिवन होंगे ऊपर और नीचे, तो ऑब्वियसली क्या चीज है, वो मल्टीपल ग्राफ है. लेकिन वो भी आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा है, पहला लाइन है, दूसरा बार है, एंड सो ऑन. उसके बाद आप एनालाइज करना अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही इंट्रोडक्शन बनेगा और आपका सारा सार बनेगा कि एक्चुअली आपको क्या दिया हुआ है. देन सबसे मेन चीज फिर आती है मेन फीचर्स आइडेंटिफाई करना, दोनों ग्राफ्स के, ग्राफ 1 के भी एंड ग्राफ 2 के भी. ओके, क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको कंटेंट मिलेगा. एंड देन आपका होता है कि यू हैव टू स्मार्टली डिवाइड द कंटेंट इसमें, ओवरव्यू में, बॉडी पैरा 1 में एंड बॉडी पैरा 2 में. और आपने इस प्रोसेस का ही पार्ट है, हमेशा ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है. अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख लोगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए लिखना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन टाइप कर रहे हो. लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसी को ध्यान में रखेंगे. तो हम इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम पैराफ्रेज कर देते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को. पैराफ्रेज का क्या मतलब होता है, दूसरे वर्ड्स यूज करके उसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख देना. और अगर कोई पॉइंट रेलेवेंट और मिल रहा है एक्स्ट्रा,
जो आपको ग्राफ देख के पता चल रहा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो भी लिख सकते हो, जैसे कि टाइम पीरियड गिवन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 2000 की बात गिवन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब कुछ मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में, वो आप लिख सकते हो। देन ओवरव्यू में क्या लिखना है आपने? ओवरव्यू में जनरल फीचर्स लिखने हैं दोनों ग्राफ के, क्योंकि ये मल्टीपल ग्राफ है इसलिए इसकी बात अलग से हो रही है। मल्टीपल ग्राफ में ओवरव्यू में दोनों के जनरल फीचर्स आएंगे। ब्रीफ में ध्यान रखना, लॉन्ग डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग डिस्कशन के लिए बॉडी पैरा 1 एंड 2 होते हैं। तो बॉडी पैरा 1 आप ग्राफ 1 के कंटेंट को पूरा डेडिकेट कर दो, इसमें सारे मेन फीचर्स डिस्क्राइब कर दो अच्छे से। एंड बॉडी पैरा 2 ग्राफ 2 को डेडिकेट कर दो और सारे फीचर्स या फिर सबसे पहले रेलेवेंट फीचर्स जो आपने मेन फीचर्स निकाले हैं ओवरव्यू में, उनको अच्छे से डिस्कस कर दो। एंड दैट्स इट। इट्स सो सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं सब कवर करेंगे एंड देखते हैं इन सबको अप्लाई करके हमारा कैसा आंसर स्टेटमेंट बनता है। सो लेट्स गो। क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पाई चार्ट shows the main reason why agricultural land becomes less productive. Table shows how these causes affected 3 regions of world during 1990s. So we have to summarize the information by selecting and reporting main features and making comparison where relevant. अब हम ये steps follow करेंगे जो मैंने आपको बताए थे। पहला step मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मुझे 2 चीजें बताई गई हैं। पहली चीज है रीजन बताया गया है कि एग्रीकल्चर लैंड लेस प्रोडक्टिव क्यों हो गई है, और दूसरी चीज है इफेक्ट बताया गया है कि इन चीजों ने कैसे इफेक्ट किया है हमारी लैंड को। और क्या बताई गई है, एक्स्ट्रा चीज क्या बताई है कि 3 रीजन्स गिवन है ऑफ वर्ल्ड के, और एक्स्ट्रा के इंफॉर्मेशन है 1990s। तो ये वही बात हो गई जो मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन में जो आपको गिवन है, ये सब तो गिवन है, तो इसको आप पैराफ्रेज करोगे, इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना, बस आपने दूसरे वर्ड्स वगैरह यूज करके इस चीज को पैराफ्रेज कर लेना है। एडिशनल चीज ये है 3 रीजन्स 1990s। तो अगर आप चाहो तो जो 3 रीजन बता रखे हैं आपको नीचे, लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया, आप इनको भी लिख सकते हो, और 1990s टाइम पीरियड है। तो इससे हमारा बनेगा भाई इंट्रो। तो हमारा इंट्रो तो इससे प्रिपेयर हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी कि आपने क्वेश्चन टाइप आइडेंटिफाई करना है। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि 2 अलग टाइप के चार्ट्स हैं, तो ये मल्टीपल ग्राफ हुआ, पर कौन कौन से हैं? पहला पाई है और दूसरा टेबल है, ठीक है ना। पाई और टेबल की आई थिंक हमने बात कर रखी है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी या ऊपर लिंक भी दे दूंगी। अगर आपने नहीं किया है तो आप उस वीडियो में जाके इनको समझ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, बोथ द ग्राफ्स को स्कैन करना है। स्कैन करने का मतलब क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ध्यान से पढ़ के स्कैन करके इसको करो, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाए मेन फीचर्स। तो अब मैं मेन फीचर जो आइडेंटिफाई कर रही हूँ, आगे और भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ अगर एक एक फीचर आइडेंटिफाई करूँ तो वो क्या है, वो ये है कि पाई चार्ट में मेन फीचर है कि सबसे ज्यादा जो रीजन है वो है ओवरग्रेजिंग, दैट इज 35% कि एग्रीकल्चर लैंड लेस प्रोडक्टिव हो रही है। और अगर दूसरे वाले चार्ट में हम देखें तो ये है कि यूरोप में लैंड सबसे ज़्यादा खराब हुई है, डिग्रेड हुई है 23%। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर ऊपर का काम कर लिया है, हमने इतना होमवर्क कर लिया है अपना कि इस इंफॉर्मेशन से हमारा इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू तो बहुत बढ़िया बन जाएगा भाई। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अब हम बॉडी पैरा 1 एंड 2 में क्या करेंगे, इंट्रो तो इससे बन जाएगा, बस आपने इसे पैराफ्रेज करके ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। ओवरव्यू इससे बन जाएगा, ये वाली चीजें आपने मेन फीचर एक एक इनफ होते हैं क्योंकि मल्टीपल ग्राफ है। बॉडी पैरा 1 एंड 2 में क्या करेंगे, वो हम कुछ नहीं करना है, हमने बॉडी पैरा 1 एंड 2 में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। लेट्स सी क्या हो सकती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल है। अब हमने देखो मैंने क्या बताया था कि बॉडी पैरा इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू का तो हो गया काम। अब अगर बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 के लिए होमवर्क करते हैं तो क्या होता है उसमें, बॉडी पैरा 1 हम डेडिकेट करेंगे फर्स्ट ग्राफ को जो है हमारा पाई, और बॉडी पैरा 2 डेडिकेट करेंगे सेकंड ग्राफ को जो है हमारा टेबल। तो अब हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, देखो मेन इन्फॉर्मेशन वो तो ऐड करोगे ही जो मेन फीचर है। ओके, मेन फीचर हमेशा ऐड करने होते हैं।
पक्की बात है। तो मेन फीचर के साथ और क्या मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो ये है कि और भी कॉजेज हैं भाई कि प्रोडक्टिव लेस हो रही है लैंड, क्या है, डिफॉरेस्टेशन और ओवर कल्टिवेशन। और फिर दूसरी चीज़ निकाली है कि ओवर ग्रेजिंग 35% है, डिफॉरेस्टेशन 30% है। मतलब इस दोनों में सिर्फ 5% का फर्क है, काफ़ी करीब करीब है, तो ये भी मैं लिख सकती हूँ। एंड सबसे कम प्रॉब्लमेटिक जो रीज़न है वो है एक्सेसिव कल्टिवेशन, दैट इज ओनली 28%। बाकी जो अदर्स वाला गिवन है वो भी आप लिख सकते हो 7% इफ़ यू वांट, मैंने उसको अवॉइड कर दिया है। अब हम मूव करते हैं बॉडी पैरा 2 में। मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखूंगी, अगेन जो मेन फीचर मैंने निकाला है ओवरव्यू में जो लिखा था वो पक्का लिखेंगे कि यूरोप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। उसके बाद अलग चीज़ मुझे क्या दिख रही है, वो मुझे दिख रही है कि ओशिनिया नेक्स्ट अफेक्टेड हमारा रीजन है। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि नॉर्थ अफ्रीका सबसे कम इफेक्ट हुआ है, नॉर्थ अफ्रीका में जो कितना हुआ है हमारा, ओनली 5%। तो बस अब अगर आप एक चीज देखो तो मैंने ध्यान, अगर आप मेरा एक पैटर्न देखो तो वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम जरूर लिख रखा है मैंने, और यहाँ पे नॉर्मल। तो मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम मेन फीचर्स में आ गया कि मैक्सिमम ओवर ग्रेजिंग मेन फीचर में लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे यूरोप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, मैक्सिमम में आ गया। मिनिमम में आ गया कि ली से प्रॉब्लमेटिक है एक्सेसिव कल्टीवेशन, इसका मिनिमम है कि नॉर्थ अमेरिका बस 5% हुआ है। एंड बीच में नॉर्मल नॉर्मल सा कुछ भी लिख देंगे जो कि होता है हमारा कि कुछ भी नॉर्मल में कुछ भी नॉर्मल नॉर्मल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मे बी डिफॉरेस्टेशन की बात कर दूंगी, यहाँ पे मे बी ओशिनिया की बात कर दूंगी, दैट्स इट। सो हमने अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप ये वाला फॉर्मूला अपना लेना, मैक्सिमम, नॉर्मल एंड मिनिमम। फिर अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कुछ तो लिख ही लोगे। अब हमने जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है, अब उसके हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपने आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स गो। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो ये हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया है, आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इनफ होता है। अगर 150 वर्ड्स आपके बन जाएंगे ओवरऑल तो इट्स ओके ओके, क्योंकि आगे ऐसे भी लिखना होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा ये लिखेंगे तो फिर उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, आप उससे से अगर मैच करो तो मैंने मोस्टली वही बातें लिख रखी हैं, बस एक दो चीज़ें मैं भी ऐड करी होंगी अपनी तरफ से, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। द पाई चार्ट शोज की जगह मैंने लिखा है द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, सॉरी ये धी नहीं है, द है। द मेन रीजंस की जगह मैंने लिख दिया द प्राइमरी कॉजेज। उसके बाद वाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव, इसका मैंने पैराफ्रेज यूज़ किया है, वो है इतने बड़े सेंटेंस की जगह आई जस्ट यूज लैंड डिटोरिएशन। और उसके बाद द टेबल शोज हाउ दीज कॉजेज अफेक्ट थ्री रीजन, तो मैंने लिखा है द टेबल शोज की जगह लिख दिया आउटलाइन हाउ दीज एरियाज आर अफेक्टेड बाय दीज डैमेजिंग फैक्टर्स। और मैंने वर्ल्ड की जगह ग्लोब लिख दिया है एंड थ्री रीजन्स लिख दिया है। मैंने लिखे नहीं है, नेम नहीं किया है, तीन तीन से कौन कौन से रीजन्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया एंड यूरोप, आप चाहो तो लिख सकते हो। एंड देन मैंने टाइम पीरियड एक्सप्लेन किया है, दैट इज 1990s। अच्छा कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, वो लिख देते हैं इन द ईयर 1990, इन द ईयर 1990 नहीं है ये 1990s है। सो 1990s एक पूरा टाइम पीरियड है, 1990 सिर्फ एक ईयर है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। नीचे मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, मैंने शो की जगह यूज़ किया है इलस्ट्रेट। उसके बाद मैंने मेन रीज़न की जगह लिखा है प्राइमरी कॉज, लैंड लेस प्रोडक्टिव हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए डिटोरिएशन। ग्लोब लिखा है वर्ल्ड की जगह, और डैमेजिंग फैक्टर्स मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं क्योंकि ये कॉज इफेक्ट कर रही थी। सो दैट्स इट। अब हम मूव ऑन करते हैं ओवरव्यू में। ओवरव्यू में हमने क्या करना है, हमने जो डिस्कस किया था कि हमने मेन दोनों ही ग्राफ्स के मेन फीचर्स लिख देने हैं, दैट्स इट। सो लेट्स सी। तो अब हम लिखते हैं हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था कि जो हमने मेन फीचर्स डिटेक्ट कर रखे हैं दोनों ही ग्राफ के, वो हमने बस इसमें लिख देने हैं। तो हमने पाई चार्ट का मेन फीचर डिटेक्ट कर रखा था कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से सबसे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही थी 35%। एंड सेकेंड में हमने लिखा था कि यूरोप सबसे ज़्यादा इफेक्ट था 23% से। एम आई राइट, लेट मी सी, हाँ यही था अगर मैं देखूं तो बस कुछ नहीं है, हमने बस इसको ओवरव्यू में लिख देना है। So it is clear from the pie chart that the main reasons why farmland becomes less productive is overgrazing. मैंने परसेंटेज नहीं लिखी है, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने वो छोड़ा है बॉडी पैरा 1 के लिए क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा रिपीटेड लगेगा। उसके बाद है क्या गिवन है, द डेटा इन टेबल रिवील्स दैट यूरोप हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिग्रेडेड लैंड कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका एंड ओशिनिया फॉर द पीरियड रिकॉर्डेड। तो अब मैंने
ऐसा नहीं लिखा है कि 1990s, बार बार मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने पीरियड रिकॉर्डेड लिख दिया। पीरियड रिकॉर्डेड का क्या मतलब है कि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिसका डेटा है जिस टाइम पीरियड का, उसकी ये बात हो रही है। एंड दैट्स इट, हमारा ओवरव्यू डन। इट्स सो सिंपल, राइट? अब हम लिखेंगे बॉडी पैरा वन। बॉडी पैरा वन में कुछ नहीं, जो हमने एक्स्ट्रा डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करी थी और ये जो एक मेन फीचर है पाई चार्ट का, वो करेंगे इसमें। सो लेट्स सी कि हमारा बॉडी पैरा वन कैसे निकल के आता है। अब हम लिखते हैं बॉडी पैरा वन। बॉडी पैरा वन में सबसे पहले हम मेन फीचर लिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है सबसे पहले, बस हमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। मेन फीचर लिखना है जो हमने ओवरव्यू में आइडेंटिफाई किया था, एंड बाकी की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी वो लिखनी है। तो क्या क्या लिखेंगे हम? मैंने लिखना है कि पाई चार्ट प्रेजेंट्स करता है तो एडिशनल की रीज़न, और भी क्या क्या की रीज़न है कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड खराब हो रही है, डिफॉरेस्टेशन और ओवर कल्टिवेशन। ठीक है, द ऑल्दो ट्री क्लियरेंस इज ऑलमोस्ट एज डैमेजिंग एज ग्रेजिंग। तो अब मैंने डिफॉरेस्टेशन की जगह ट्री क्लियरेंस लिख दिया, क्योंकि बार बार वही सेम वर्ड्स नहीं लिखते हैं। क्योंकि हमने, अगर आपने वहां पे ध्यान दिया होगा, तो ओवर ग्रेजिंग की 35% थी और डिफॉरेस्टेशन की 30% थी। तो मैं ये सीधा सीधा भी लिख सकती थी, लेकिन वो काफ़ी बोरिंग और सिंपल हो जाता। इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैंने बहुत टेढ़ा मेढ़ा पैराफ्रेज कर दिया। तो पहले मैंने डिफॉरेस्टेशन एंड कल्टीवेशन, दो अदर रीजंस बता दिए, और फिर मैंने ये बता दिया कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो इतना ही डैमेजिंग है जितने ओवर ग्रेजिंग है, लेकिन 30% पे है। इसका मतलब 5% कम इफेक्ट है उसका ओवर ग्रेजिंग से। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि एक्सेसिव कल्टीवेशन लीस्ट प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें इनडायरेक्टली मैक्सिमम भी बता दिया मैंने, जो है हमारा ओवर ग्रेजिंग 35 पे, इनडायरेक्टली बोल दिया मैंने। फिर मैंने मिनिमम भी बता दिया। मिनिमम कौन सा है? हमारा कल्टीवेशन। ठीक है। अच्छा, मैंने कल्टीवेशन का ना पूरा वो नहीं लिखा कि मैं कल्टीवेशन का लिख सकती थी कि भाई हाँ कल्टीवेशन 28% है। अब वो भी काफ़ी सिंपल एंड बोरिंग हो जाता, तो मैंने अलग वे में लिख दिया, एक्सेसिव कल्टीवेशन इज लीस्ट प्रॉब्लमेटिक। मैं यहाँ पे लिख सकती थी एट जस्ट 28%, लेकिन मैंने उसकी जगह कुछ और ट्राई किया, वो है जस्ट ओवर अ क्वार्टर ऑफ द टोटल। अगर आपको ये वाली फ्रेजेस में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मत लिख देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आंसर ऐसा लगेगा जैसे आपने कहीं से रट्टा मार के यहाँ पे फिक्स कर दिया है, एंड दैट विल बी रॉन्ग। ओके, सो ये हो गया है हमारा। अब हम बॉडी पैरा 2 में करेंगे। बॉडी पैरा 2 हमारा टोटली डेडिकेटेड होगा ग्राफ 2 को, दैट इज टेबल। हम उसमें मेन जो हमारा इन्फो है वो लिखेंगे, एंड उसके साथ जो एडिशनल इन्फो निकाली थी वो लिखेंगे, एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स सी। लास्ट पैरा लिख लिया है जो कि है हमारा बॉडी पैरा 2। ये हम डेडिकेट करेंगे ग्राफ 2 को, दैट इज टेबल। सो हमने जो मेन फीचर निकाला था वो लिख लेते हैं। वो हमारा क्या है कि 23% ऑफ द यूरोप की लैंड अफेक्ट हुई थी सबसे ज़्यादा। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम में कि 23% यूरोप अफेक्ट हुआ था। उसके बाद हम नॉर्मल वाला लिख देंगे, दिस वाज ऑलमोस्ट डबल द परसेंटेज इन ओशिनिया, द नेक्स्ट मोस्ट अफेक्टेड रीजन। तो ये लिखने की बजाय कि द नेक्स्ट मोस्ट अफेक्टेड रीजन वाज ओशिनिया विद 13%, मैंने पैराफ्रेज कर दिया एंड अलग वे में लिख दिया द नेक्स्ट। ओके, उसके बाद मैंने लिखा ये हमारा जो ओशिनिया वाली चीज़ है ये हमारी आ गई नॉर्मल वाली चीज़ में। एंड नाउ मिनिमम वाली में हमारा आ गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक्सपीरियंस बाय फार द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी लॉस विद फिगर ऑफ जस्ट 5% ऑफ इट्स टोटल एग्रीकल्चर लैंड, एंड दैट्स इट। तो हमने बस जो मैंने आपको शुरू शुरू में टिप्स बताई थी उनको सबको आपस में जोड़ के हमने अपना पूरा आंसर लिख लिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या टिप्स, अगेन हम एक बार वीडियो खत्म होने से पहले सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, मेन मेन फीचर्स, सो दैट आपके दिमाग में पूरी तरह से बस जाए। रिवाइज कर लो। इन सब चीज़ों को अगर आप याद रखोगे तो हो ही नहीं सकता कि आप अपना आंसर बुरा लिख के आओगे। क्वेश्चन रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन का टाइप, उसके बाद ग्राफ को स्कैन करना है। इंट्रोडक्शन के लिए क्या बताया? पैराफ्रेज क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी है, प्लस बेसिक पॉइंट्स लाइक टाइम पीरियड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और जैसे हमने 3 रीजन्स लिखे थे एंड सो ऑन। देन मेन फीचर स्कैन करने हैं, 2 रखो कम से कम ओवरव्यू के लिए। नो डिस्कशन, ओनली लिस्ट। ठीक है, सिर्फ लिस्टिंग करनी है। उसके बाद स्कैन करो एडिशनल फीचर्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर बॉडी पैरा 1 एंड 2। इसमें आपने अच्छे से डिस्कशन करके बताना है। हमेशा याद रखना है 150 वर्ड्स लिखने हैं कम से कम, इससे कम नहीं। 20 मिनट्स में ख़त्म करना है। रिवाइज ज़रूर करना है ग्रामर और स्पेलिंग के लिए, जैसे कि देखो मेरे से यहाँ पे गलती हो गई जल्दी जल्दी में लिखते हुए, तो ये इट्स वेरी कॉमन, प्लीज़ रिवाइज कर लेना। मेरे तो मार्क्स यहाँ नहीं कटेंगे पर आपके ज़रूर वहाँ कट जाएंगे।
उसके बाद रिफ्रेन फ्रॉम रिपीटिंग सेम वर्ड्स बार बार रिपीट मत करना। इसका एग्जांपल मैंने आपको अपने आंसर में दे ही दिया है। मैंने किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को लाइक वर्ड्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है किसी और वर्ड्स के साथ। फॉर एग्जांपल शो की जगह इलस्ट्रेट, रीजन की जगह ग्लोब एंड सो ऑन। एंड कोशिश करना जहाँ पॉसिबल हो सके, हमेशा नहीं, हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता, जहाँ पॉसिबल हो सके कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करना सिंपल स्टेटमेंट्स की बजाय। क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट्स के मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर वो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट अपनी यूज़ करोगे तो चांसेस हैं कि आपको और ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो एंड आपका आईएलटीएस का एग्जाम बहुत अच्छा हो एंड आप डिजायर्ड रिजल्ट स्कोर कर लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग इज द की। All the best and bye bye.